वेलकम बैक वंस अगेन। इस सीरीज में ये जो 2022-23 का सीबीएसई ने एक नया सैम्पल पेपर फिर से रिलीज़ किया है। इसके पहले जो 20 एमसीक्यू जो क्वेश्चन है उसका इस सीरीज में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जितने भी इसमें क्वेश्चंस दिया है हर एक क्वेश्चन एक दूसरे से कुछ न कुछ अलग है। और उस क्वेश्चन में सबसे मेन पॉइंट्स हम लोग को ये ध्यान देना है कि किस तरह से हर एक क्वेश्चन को दूसरे चैप्टर से हमको लिंक किया है और किस तरह से हमको कंफ्यूज करने का कोशिश किया है क्वेश्चन ने। ये बेसिकली स्टैंडर्ड पेपर के लिए ही ये सीबीएसई ने सैम्पल पेपर सेंड किया है, इसको रिलीज किया है। और इस पेपर में ऐसा हम लोग उम्मीद लगा करके रखेंगे कि मैक्सिमम जितने भी इसमें क्वेश्चन है हो सकता है कि सीबीएसई डायरेक्टली इसको फाइनल बोर्ड के एग्जाम में भी इससे मिलता जुलता क्वेश्चन हमसे पूछे। इसका रीज़न ये है कि बेसिक का पेपर ही रिलीज नहीं किया है, यानी कि स्टैंडर्ड का कुछ तो उसको दिखा होगा या इस टाइप का क्वेश्चन उसको देने का कुछ तो मकसद होगा। तो इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग इसमें 20 क्वेश्चन को देखेंगे वन बाय वन और हर एक क्वेश्चन के मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा वो क्यों पूछना चाह रहा है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में यदि आ जाए हम लोग, तो इसमें लिख रहा है कि ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। हम पी एक्स वर्ड से अभी तक हम लोग बस एक ही चीज़ को रिलेट किए थे कि पी एक्स का मीनिंग जहाँ एक्स के जितने पॉइंट पर वो कट करेगा वो हमको काउंट करना होता है। तो ये ग्राफ ही इसमें गायब कर दिया है। ग्राफ के लिए हमको दे दिया है ये कोऑर्डिनेट कि -5 0, इसको हम लोग लोकेट किए। देन 0 40, 0 -40 यहाँ हो गया, 8 0 एंड 5 -30। इन सभी पॉइंट को जब हम लोग ज्वाइन किए तो ये बन गया एक ग्राफ। हमको इसमें देखना P ऑफ x, यानी x पॉइंट को कहाँ कहाँ कटा है, तो ये -5 पर और यहाँ हो गया 8, यानी अल्फा इक्वल टू हो गया -5 एंड बीटा का वैल्यू आ जाएगा 8। ये अल्फा एंड बीटा हमको जैसे ही मिला, अब पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अमॉन्ग द ट्रू। अल्फा को एज ए एक्स भी हम लोग मान सकते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू ये -5 है, यानी x + 5 आ जाएगा इक्वल टू 0। दूसरा क्या हो जाएगा, इसको x -8 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमको बी। यानी कि पहले हम लोग को इस दिए हुए कोऑर्डिनेट से पहले ग्राफ ड्रॉ करना था। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद उसका अल्फा बीटा खोजना था। देन अल्फा बीटा से हमको उसका फैक्टर खोजना था। फैक्टर मतलब कि वही x -8 और x + 5 जो दोनों फैक्टर बनेगा, इसको हमको मेन देखना था कि एक हो जाता है x + 5 एंड दूसरा होता है x -8, और यही दोनों फैक्टर में से कोई ना कोई ऑप्शन इसमें हमको दिया होगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करें तो ये तो एक इजी टाइप का इसमें क्वेश्चन दे दिया है। सेकेंड में सिंपल चीज़ है, ये बात करना चाह रहा है क्वेश्चन में कि x और y में ये दो इक्वेशन जो दे दिया है, इसका हमको इनफाइनाइट सोल्यूशन के कंडीशन को चेक करना है। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट ये ला करके कर दिया है क्वेश्चन को। यदि हम लोग थोड़ा सा नोट करें तो यहाँ x दिया है, y दिया है कॉन्स्टेंट, लेकिन यहाँ y और x का पेयर दे दिया है। यानी कि पहले इसको क्या करना था कि हमको अरेंज करना है x और y के सीक्वेंस में, कि पहले x लिखेंगे देन इसको y लिखेंगे एंड देन हम लोग इनफाइनाइट सोल्यूशन का इसमें कंडीशन को अप्लाई करेंगे। और जैसे ही लास्ट में हम लोग इनफाइनाइट कंडीशन है ना कि रेशियो इनफाइनाइट का मीनिंग होता है कि तीनों का रेशियो आपस में इक्वल होना चाहिए, a1/a2 यानी m/-12, 4/n और -6/12। ये तीनों रेशियो लिख लिए। अब इसके बाद क्या था कि फर्स्ट वाले को भी लास्ट से कंपेयर कर। अच्छा, फर्स्ट वाले को ही लास्ट से क्यों कंपेयर कर रहे हैं, ये इसका भी हम लोग रीजन यही जानते हैं कि यहाँ वेरिएबल है, इसमें दोनों ही वैल्यू हमको नोन है। तो फर्स्ट वाले को एक बार लास्ट से, सेकेंड वाले को भी लास्ट से कंपेयर किए तो m का वैल्यू 6 और n का वैल्यू -8 आ गया, जो कि हमको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है इसका ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर, यदि थर्ड पर हम लोग आ जाएं, थर्ड भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। इसमें कुछ सेंटेंस जो लिखा है इसको यदि हम लोग पढ़ लें थोड़ा सा, तो इसमें लिख रहा है कि टीचर कुछ स्टूडेंट से ये क्वेश्चन पूछे कि q² - 4pr। हम लोग b² - 4ac पढ़े थे अभी तक कि ax² bx + c कोऑर्डिनेट होता है, इसका d को हम लोग इस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसमें क्या किया कि थोड़ा सा इसको pqr के फॉर्मेट में लिख दिया, तो ये q² - 4pr हो गया। ग्रेटर देन 0 कब होता है, ये जब रियल और अनइक्वल रूट्स आता है। तो रियल और अनइक्वल रूट्स आएगा, तो अब इसका पूछ रहा है कि इसका रूट्स कैसा आएगा, कि 3 स्टूडेंट हैं और तीनों ने 3 टाइप के आंसर किए, तो पूछ रहा है कि कौन इसमें सही आंसर किया है। यानी कि पूरे के पूरे हमको ही दे दिया है चॉइस फिल करने के लिए कि आप सेलेक्ट कीजिए खुद से और बताइए। जैसे इसको हम एक एग्जांपल से सॉल्व किए कि x² 3x + 2, इसमें a b या c बोलें या p q r बोलें, तीनों का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है। तीनों को सॉल्व किए, x का वैल्यू दोनों ही निगेटिव आ रहा है।
और दोनों निगेटिव कौन स्टूडेंट आंसर किया है? सुमन ने बोला है कि निगेटिव आएगा यदि तीनों पॉजिटिव होगा तो, यानी ऑप्शन नंबर हमको एक ही मिल रहा है कि इसका आंसर सुमन का, कि जो कि सही स्टेटमेंट है। तो इस टाइप से भी हमको क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नहीं कि हमको सॉल्व करके उसका आंसर लाना है, किसी के स्टेटमेंट, और जितने भी इसमें क्वेश्चन दिया है हर एक क्वेश्चन एक थिंकिंग एबिलिटी टाइप का क्वेश्चन दिया है। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये भी कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा 2-3 चैप्टर को इसमें रिलेट करने का कोशिश किया है। जैसे उसकी बात करें कि कौन कौन सा चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करने की कोशिश किया है, तो पहला चीज हम लोग देख लेंगे कि एक सर्कल है, बोला है कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल, यानी 2 सर्कल को ड्रॉ किया, तो ये सर्कल का हो गया। इसमें एरिया का रेशियो हमको दिया है। एक बात यहाँ भी ये भी हम लोग ध्यान देंगे कि यहाँ लिख रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया जो है ये दे दिया है 1:9, यानी इनर रेडियस को यदि हम लोग स्मॉल आर मान लिए और आउटर को कैपिटल आर यदि मान लेंगे, पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल होता है 1/9, ये पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, स्क्वायर जाएगा तो इधर रूट्स बन जाएगा, यानी आर बाई आर का वैल्यू आ गया 1/3। अब इसका रफली डायग्राम हम यहाँ ड्रॉ कर लिए कि जैसे कि ये पॉइंट ओ हो गया, जो ओ को ला करके यहाँ ड्रॉ कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट जो इसका ए वाला पॉइंट था उसको यहाँ मार्किंग कर दिए, और बी पॉइंट 3,5 यहाँ हो गया। तो ओ से लेकर के ए तक का स्मॉल रेडियस था जो कि 1 है यहाँ पर, तो ओ से लेकर के बी तक का जो आउटर रेडियस था वो 3 हो गया। तो ये टोटल 3 है और ये स्मॉल पार्ट 1 है, तो ये नेक्स्ट पार्ट कितना बच जाएगा? ये 2। अब ये 1:2 में डिवीजन हो गया, तो इसमें अब हमको लगा देना था सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला हम लोग चैप्टर नंबर 7 का ये क्वेश्चन हो जाएगा अभी, कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट यदि निकालना होगा तो 1 को मल्टीप्लाई 3, 2 को मल्टीप्लाई -4, तो इस तरह से निकालेंगे तो -5/3 और 11/3 यहाँ सेक्शन, यानी कि इसमें हम लोग को 2 चैप्टर को बेसिकली छोटा छोटा रिलेशन बता करके हमको दिखाया। एक थोड़ा सा सर्कल जिसको हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्कल बोल सकते हैं, और प्लस में दूसरा जो हो जाएगा इसमें कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम लोग को 2 चैप्टर को छोटा छोटा चीजें मर्ज करके हमको एक साथ क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि इसकी बात करें तो ये तो बिल्कुल ही हमको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है इस क्वेश्चन में। कैसे, इसके यदि थोड़ा सा हम लोग देखें तो इसमें बोल रहा है कि सोनाली स्टैंडिंग ऑन द वन साइड ऑफ द 7 मीटर वाइड रोड। सोनाली जो यहाँ पर है 2 रोड के किसी एक साइड में है, और यहाँ से दोनों 2 पोल को ऑब्जर्व कर रही है। एक अपोजिट साइड में एक रोड है और दोनों के रोड के बीच का जो डिस्टेंस वो डी है। अब बोले कि यहाँ से विदाउट अपोजिट साइड में जाए, मैंने नहीं जाना भी उसको नहीं है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी मेजर करना है। तो ऐसा डिस्टेंस मेजर करना, और ये सब सिचुएशन देख करके ऐसा फील हो रहा है कि ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ सिचुएशन नहीं है, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हमको एंगल दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हमको पूछ रहा है कि कैपिटल जो डी है वो आर और पी के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसका वैल्यू निकाल देना है। इस डायग्राम को हम क्या किए हैं कि यहाँ से क्रॉप करके उसको एक रोटेट कर दिए, यानी कि इसको यदि उल्टा कर दिए तो ये अब डायरेक्टली हमको दिखाई देने लगा कि अब यहाँ तो ये ट्रेंगल का क्वेश्चन हो गया है। ये दोनों पैरेलल साइड है, क्योंकि 2 रोड का एंड पॉइंट है तो दोनों पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल हो गया, तो ये डी हो गया, यहाँ स्मॉल आर ये दिया हुआ है, ये पी है, यहाँ 7 है, ये पी हो गया, ये 7 हो गया। तो हम लोग इसका रेशियो निकालने का अब सिंपल सा कंसेप्ट पढ़े थे कि दोनों पैरेलल लाइन का रेशियो R/D इक्वल टू ये P डिवाइडेड टोटल का लेंथ लिखेंगे P+7, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम की हेल्प से किए थे। तो ये क्या हो जाएगा? PD इक्वल टू R इंटू P+7, यानी यहाँ से D का वैल्यू निकाल दें, R इंटू ये जो P+7 आएगा डिवाइडेड में कितना आ जाएगा? ये P, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिखाई दे रहा है डी में। तो क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन उसको सही तरीके से हमको सोचने की भी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमको जो दिया हुआ है वो क्या क्या है। अब यहाँ लिख रहा है कि 2 ट्रायंगल का 2 साइड दिया है, ये 4 दिया है तो इधर 8 दिया है, ये 3 दिया है तो यहाँ 6 दिया है, तो ये दुगना का रिलेशन है। हम लोग सिमिलैरिटी रूल टोटल इसमें बोल रहा है कि ये 2 ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल KLM और PQR जो है दोनों सिमिलर है। तो सिमिलर होने का 3 कंडीशन, एक है AA रूल, दूसरा SAS और SSS, ये 3 रूल दिया है। तो अब इसमें बोल रहा है कि along with the given information which have the sufficient to conclude, बोला कि इन दोनों ऑप्शन में से कौन सा एक और भी ऑप्शन आपको दे दिया जाए कि आप इन दोनों को सिमिलर बोल सकते हैं। तो 2 साइड दिया है तो इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक और हमको काम करेगा, या तो दोनों भी काम कर सकता है। अब बात करते हैं कि पहला ऑप्शन जो दिया है उसमें एंगल ही दे दिया है L और Q,
तो ये एंगल जो एल है और क्यू यदि हमको मिल जाए तो दो साइड के बीच का एंगल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 तो सही है। सेकेंड के बोल रहा है कि दो साइड के साथ एक और साइड हमको दे दे, यहाँ साइड का रेशियो ही यदि हमको दे दे, रेशियो ऑफ इसका यदि दे दिया जाए तो भी हम लोग निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि एस 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 रूल भी काम कर जाएगा, और जब एंगल दे देगा तो एस ए एस रूल भी काम कर जाएगा। ए रूल कभी काम ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ही एंगल की यहाँ चर्चा कर रहा है, यानी कि हमको आइदर 1 भी दे दे या 2 भी दे दे, दोनों में से कोई भी एक इन्फॉर्मेशन हमको दे दे, आसानी से उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि ये मिस्टेक हो या जो भी, क्योंकि रेशियो जो हमको देगा इसका वैल्यू हमको 1:2 ही देना पड़ेगा। यदि इसके अलावा कुछ और ऑप्शन यदि दे देगा तो हम लोग रेशियो फिर ये गलत हो जाएगा। इसे मान लेते हैं कि यदि यहाँ पर 5 दे दिया और यहाँ 9 दे दिया तो फिर ये सिमिलर नहीं होगा ट्रायंगल। तो ये एक छोटा सा हो सकता है कि मिसिंग टर्म्स अगर इसको हम लोग बोल सकते हैं, या इसको ये भी बोला जा सकता है कि ये ऐसा हम लोग मान करके चल रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए में जब उसको सिमिलर हम कर ही दिए हैं तो बी का साइड तो सिमिलर होगा ही, रेशियो यदि हमको दिया है तो इन दोनों के हिसाब से हम लोग सी ऑप्शन टिक करेंगे। बट इसको चाहिए था कि यहाँ पर रेशियो भी लिखे कि 1:2 ही होगा, तभी हम लोग ऑप्शन नंबर बी वाले को करेक्ट बोलेंगे, अदरवाइज हम लोग को ऑप्शन नंबर ए बोलना होगा। बट ऐसे कंडीशन में अभी हम लोग सी ऑप्शन इसको बोल सकते हैं, ज़्यादा इस पर हम लोग कंक्लूजन और ज़्यादा डिस्कशन ना करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो और भी ज़्यादा हमको कंफ्यूज करने की कोशिश किया है इस क्वेश्चन में। इसमें क्या दिया है, यदि क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ें तो इसकी मेरिट की चीज़ों को समझ में आएगा कि किस तरह से हमको कंफ्यूज कर रहा है। जैसे ये लिख रहा है कि सोन बिलो दिस सेक्टर ऑफ सर्कल, एक सेक्टर बोल रहा है, सर्कल बोल रहा है, सेंटर भी बोल रहा है। तो सेक्टर, सर्कल, सेंटर ये सब जो सेंटेंस है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वाले चैप्टर में आता है। इसमें लेकिन बिल्कुल ही उल्टा कंडीशन, ऐसा कुछ इसमें होना भी नहीं है, ना होगा, क्योंकि क्वेश्चन को जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तो ये सब सेंटेंस जब भी हम एग्जाम में किसी क्वेश्चन में यदि देखेंगे तो दिमाग में पहला चीज़ यही दौड़ता है कि यस लग रहा है कि ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चन है, जिसमें सेक्टर की बातें हो रही है, सर्कल की बातें हो रही हैं। हमको पूछ रहा है कि ऑल लेंथ आर गिवन मेजर में, तो पी से ई तक, पी से ई का हमको लेंथ पूछ रहा है, पी से ई का पूछ रहा था, इसको एक्स बोल दिए। अब पी पॉइंट से ले करके और आर तक ये जो सेंटर से एक आर का लेंथ जो है ये 6 डिस्टेंस है, तो पी से आर यदि 6 है तो पी से क्यू भी 6 होगा, तो ये पी क्यू 6 हो गया, और पी से ई तक हमको नहीं पता है वो एक्स हो गया। अब क्या है कि ये जो लाइनिंग जो ड्रॉ किया हुआ है सबका बोल रहा है कि सभी का लेंथ जो है इक्वली हम लोग और लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर किए। यदि ये दो लाइन को यदि हम लोग स्ट्रेटली ज्वाइन कर दें तो ये एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया, यानी इतने पार्ट को यदि क्रॉप करके और इसको रोटेट कर दें थोड़ा सा तो हम लोग को बिल्कुल ही क्लियर पिक्चर ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि क्या हमसे वो पूछना चाह रहा है। और यहाँ से हम लोग एक लाइन में समझ में आ जाएगा कि ये टोटल लेंथ यहाँ पर हमको दे दिया है 3, ये नीचे वाला कितना बचेगा, 4 में से 3 घटा देंगे तो 1, ये x है तो ये कितना बच जाएगा 6 - 6। इसमें डायरेक्टली हम लोग को थेल्स थ्योरम अप्लाई कर देना था, यानी कि कहाँ हमको क्वेश्चन में रेशियो सब ये सब बातें कर रहा था और हमको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही हम लोग उसको 2 स्टेप और आगे लिख लिए कि हम लोग को बिल्कुल कंक्लूजन पे पहुँच गए कि अभी हमको इसमें कोई सेक्टर सेगमेंट की ऐसा कुछ ज़रूरत ही नहीं रह गया है। अच्छा, इस सेक्टर का क्वेश्चन होता कब, या तो हमको एंगल दे दिया होता है या लेंथ ऑफ आर्क दे दिया होता है, तो हम लोग को इसमें कुछ सोच सकते थे कि ऐसा लग रहा है कि इसमें अप्लाई होगा। तो ये सब कुछ बेसिक भी चीज़ें हैं जो कि एग्जाम में हमको ध्यान देने की ज़रूरत है, और इस क्वेश्चन में इसी सब वर्ड को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है कि किस तरह से हम लोग को वैल्यू लेकर के और इसको ट्रायंगल के चैप्टर में लेकर के आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें भी कुछ ऐसे, ये तो एक इजी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन हमको इसमें भी थोड़ा बहुत तो वर्ड का हेरा फेरी किया ही है। जैसे इसमें कुछ वर्ड लिखा है, मतलब कि सर्कल इज ड्रॉन, एक पहले सर्कल ड्रॉ कर दिए, 2 पॉइंट मार्क आउटसाइड ए सर्कल, मतलब कि सर्कल के बाहर कोई 2 पॉइंट आप मार्क कीजिए। जैसे एक पॉइंट हम लोग 2 पॉइंट यहाँ मार्किंग कर दें तो 2 पॉइंट से यदि यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक यहाँ से इधर जाएगा, दूसरा यहाँ से इधर चला जाएगा, यानी 2 पॉइंट से मैक्सिमम कितने टेंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, टोटल ये 4 टेंजेंट हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ आप 3 ही टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, यानी 3 ही, ये कैसे पॉसिबल होगा। अब इसी चीज़ को हमको मेन सोचना है, तो इसके लिए एक ही कंडीशन है कि एक टेंजेंट ऐसा हम लोग ड्रॉ करें जो दोनों के लिए कॉमन हो जाए और बाकी 2 टेंजेंट इधर से हो जाए, यानी ये ऑप्शन हमको बी में दिखाई दे रहा है कि बी में यही बोल रहा है कि बोथ द पॉइंट लाई ऑन दी 1 टेंजेंट, मतलब कि दोनों जो है
एक ही टेंजेंट पर होगा तो एक ही टेंजेंट कॉमन यहाँ से जाएगा और बाकी ये दोनों अलग अलग चला जाएगा। और ऐसा ही कंडीशन होगा तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज इसको हम लोग नहीं ड्रॉ कर सकते हैं कि दो टेंजेंट भी हम लोग ड्रॉ कर दें और दोनों एक दूसरे के कॉमन भी आ जाए। अगर इसको हम लोग जूम करके थोड़ा सा देखें डिटेल इसका इन्फॉर्मेशन, तो इसमें यही हो रहा है कि दो कॉमन पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, इसका एक कॉमन पॉइंट ए मिला, इसका कॉमन पॉइंट यहाँ, इसका नाम यदि क्यू पी एंड आर बोल दें तो तीन अलग अलग इसका हम लोग को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया है। तो इसका ऑप्शन बस एक ही पॉसिबल हो सकता है, ये एक ही कंडीशन में कि एक ही टेंजेंट पर दो लाइन, एक ही लाइन को पर दो पॉइंट को ड्रॉ करके और कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए एक। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ हम लोग को सिमिलर इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये सर्कल चैप्टर का बेसिकली है और इसमें उतना ही क्वेश्चन ही पूछने की कोशिश की। जैसे इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है कि क्यू एल का वैल्यू 2 है, इसको हम थोड़ा जूम ही करके इसका सारा इन्फॉर्मेशन इसमें हम पुटअप करने की कोशिश करते हैं और बाकी जो इधर का इन्फॉर्मेशन है हम इसको बता देते हैं। ये क्यू एल का जो वैल्यू है 2 है, यहाँ 2 दे दिया, के एल का वैल्यू यहाँ 6 दिया है और यहाँ लिख रहा है कि 1/2 के एल यानी 1/2 इंटू 6 यानी कितना आ जाएगा 3, यानी ये वैल्यू दे दिया 3। अब इसमें एक चीज़ यदि हम लोग बात करें कि ये टेंजेंट जो है इसका लेंथ कितना हो जाएगा, ये 8, तो इधर भी ये 8 हो गया, तो ये 3 है तो ये कितना बच जाएगा 5। दूसरा चीज़ एक और पढ़े थे कि एक्सटीरियर पॉइंट से ये जो टेंजेंट 3 है तो इधर भी 3 हो जाएगा, ये यदि 2 है तो यहाँ भी 2 हो गया, यानी ये भी कितना हो जाएगा अभी 5। इट मीन्स कि ये कुछ ऐसा कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एक लेंथ हो गया, एक किधर एक किधर, ये लेंथ 5 हो गया, इधर भी ये 5 हो गया, ये 6 हो गया और यहाँ पर दिया है हमको 50 डिग्री और हमको पूछ रहा था कौन सा एंगल, एल एम के, यानी कि यहाँ का ये एंगल हमसे वो पूछना चाह रहा है कि ये एंगल कितना आएगा। अब बात करें कि ये 50 यदि 5 है तो इसका अपोजिट एंगल इधर है और ये 5 है तो इसका अपोजिट एंगल इधर है, तो ये दोनों एंगल आपस में तो इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है। तो ये 50 50 100 हो गया, तो अब ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए का ही सही है। तो इसमें क्या किया कि थोड़ा सा सर्कल का भी चैप्टर का क्वेश्चन इन्वॉल्व कर दिया, थोड़ा सा ट्रायंगल का भी, कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज थोड़ा सा यूज कर लेना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होगा, दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा, इस तरह से। अच्छा, एक चीज़ से हम लोग जरूर बचेंगे कि ये ऑप्शन बहुत सारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैन डिटरमाइन बिकॉज, मैंने इसका इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसमें एक चीज़ यदि हम लोग देखें इस डायग्राम को, तो बोल रहा है कि ये 90 डिग्री है, ये दोनों यदि 90 डिग्री है तो ये जो थीटा होगा वो थीटा इसके बराबर होगा। तो हमको पूछ रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो ये तो आसानी से निकाल सकते थे, कॉस थीटा इक्वल टू ये क्या है, ये इसका बेस हो जाएगा, बेस का वैल्यू कितना है सी और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है बी, C/B, ये जो कि ऑप्शन नंबर बी में अवेलेबल है। तो इसमें हम लोग को बस एक ही चीज़, ये भी ट्रायंगल चैप्टर से इसको बोल सकते हैं कि यदि यहाँ थीटा है तो थीटा यहाँ आकर के बन जाएगा और सी और बी हमको दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे बेस, इसको बोलेंगे हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस कॉस थीटा यही होता है C/B। एक लाइन का ये क्वेश्चन था, बस हम लोग को ये थीटा को हम लोग को इक्वेट करना बस इसमें जानना था। नेक्स्ट की बात करें कि यहाँ बोल रहा है कि साइन ऑफ एन एंगल, साइन ऑफ एन एंगल बोलने का मीनिंग सिंपल बोल रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू है 4/5, साइन थीटा जो होता है P/H होता है, तो इसका B का वैल्यू निकाल देंगे तो वो तो 3 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमको P/B/H तीनों मिल गया, P का वैल्यू आ गया 4, B का वैल्यू आ गया 3 और H का वैल्यू आ गया 5। अब चेक करेंगे कि इसका रेशियो, ये क्योंकि रेशियो होता है, जो भी ये साइन कॉस टेन का जो वैल्यू होता है ये एक रेशियो होता है। अब चेक करते हैं कि इसका मल्टीपल कहाँ है, 4 होना चाहिए, नहीं तो 8 होना चाहिए, 6 नहीं तो 10, इसका 3 टाइम्स कर दें तो ये 12 होना चाहिए, या नहीं तो 9 होना चाहिए, नहीं तो 15 होना चाहिए। ऐसा रेशियो कहाँ दिख रहा है, बस एक ही ऑप्शन है जो कि सी। ये जो वैल्यू हमको मिल रहा है उसी का मल्टीपल बार बार मिलना चाहिए, ऐसा नहीं है कि बार बार कुछ नया वैल्यू, कहीं 1 कहीं 2 कहीं 3 से मल्टीपल नहीं, सब में एक ही वैल्यू मल्टीप्लाई, यानी सबका 2 गुना होना चाहिए, सबका 3 गुना होना चाहिए, सबका 4 गुना होना चाहिए, ऐसे वैल्यू होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सेट ऑफ स्टूडेंट इन एग्जाम आर रिकॉर्डेड, बोला कि कुछ स्टूडेंट का मार्क्स को यहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, कैसे। अब यहाँ लिख रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट गॉट द मार्क्स इन द रेंज ऑफ 70 to 80, बोला कि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो 70 to 80 के मार्क्स में, मैक्सिमम स्टूडेंट को 70 to 80 के अंदर में हमको मिल गया।
यानी क्लास 70 to 80 के अंदर में हम लोग मान लिए कि वाई नंबर ऑफ स्टूडेंट ऐसे थे जिनको मैक्सिमम मार्क्स मिले। आगे लिख रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट रेंज बिफोर एंड आफ्टर 70-80, यानी 70-80 के पहले, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 60 to 70 और यहाँ हो जाएगा 80 to 90। ये दोनों स्टूडेंट का जो रेंज क्लास है वो क्या बोल रहा है कि बिफोर एंड आफ्टर द रेंज आर इक्वल, यानी ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो इसका पूछ रहा है कि अब हमको मॉड क्या आएगा, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होता है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। तो मॉड का वैल्यू यानी कि हमको एल का वैल्यू मिल गया, इसको बोल सकते हैं कि ये F0 हो गया, यहाँ पर ये हो गया 1, इसको बोल सकते हैं हम लोग 2। ये हर एक बुक में 0, 1, 2 जो मानने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग दिया है, हम अपने तरीके से भी इसको ले सकते हैं या जो हम याद किए हैं उस मेथड से भी। बस ये टेबल हमको मेन था कि टेबल जैसे ही हमको मिल जाएगा इसका हम मोड निकाल सकते हैं। तो मोड का कुछ हम लोग बेसिक फार्मूला पढ़े हैं कि L यानी कि 70 प्लस F0 यानी कि 2y, F0 माइनस F1, 0 माइनस 1 यानी F0 माइनस F1 यानी y माइनस x डिवाइडेड 2y माइनस x माइनस x इंटू, और यहाँ से AH का वैल्यू, तो दोनों के बीच का गैप कितना है 10। यानी अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 70 प्लस ये तो है y माइनस एक्स, यहाँ ये हो जाएगा 2y माइनस 2x इंटू 10। ये 70 ठीक है, ये y माइनस एक्स, यहाँ से 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये भी y माइनस एक्स आ जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ y माइनस एक्स वैल्यू आएगा, y माइनस एक्स इंटू 10, तो ये y माइनस एक्स कट जाएगा, और इसको यदि बात करें तो ये 2 से कट जाएगा, ये 5 बार में, ये भी y माइनस एक्स, ये दोनों कट गया था, यानी इधर बच गया 70, इधर बच गया 5, जो कि आ गया दोनों मिला करके हमको 75। यानी कि इसमें हम लोग को कुछ भी टेबल के नाम पर नहीं दिया था, लेकिन यहाँ वैल्यू हमको इनडायरेक्टली वे में दिया था कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 70 to 80 वाले में है, और एभव और बिफोर एंड आफ्टर वाला जो है वो दोनों इक्वल है। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गया है 75। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसमें हम लोग को फिर से वही सिचुएशन हमसे वो पूछ रहा है कि क्या चाहिए आपको और क्या करने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ROST जो स्क्वायर है वो इनसब्सक्राइब किया गया है एक सेक्टर के अंदर में, यानी कोई एक सेक्टर है और सेक्टर के अंदर में एक स्क्वायर हम लोग ये ड्रॉ किए हुए हैं। मतलब कि along with the above information which sufficient to find the area of sector, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए क्या हम लोग थीटा की फॉर्मूला की बात करें तो थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर पढ़े हैं। इसमें अननोन क्या है, एक थीटा है और एक आर है, यानी जैसे ही ये दोनों मिल जाए हम लोग आसानी से उसका एरिया निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें हमको दिया क्या क्या और क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ देखें कि यूनिट स्क्वायर दिया है। यूनिट स्क्वायर मतलब कि ये दोनों का इसका लेंथ और विड्थ जो है स्क्वायर का 1 1 है, तो स्क्वायर का लेंथ विड्थ मिल गया, तो ये जो हम लोग O से T तक का लेंथ जो निकाल देंगे, ये 1 और ये भी 1 यदि है तो इसका ये आ जाएगा √2, जो कि आएगा कि इसकी तरह ये काम करेगा ये रेडियस, यानी रेडियस हमको इनडायरेक्टली दे दिया है ये यूनिट स्क्वायर बोल करके। अब हमको क्या चाहिए, यानी कि रेडियस हमको मिल गया। अब हमको चाहिए थीटा। कुछ भी करके अगर कहीं भी चारों ऑप्शन में हमको ये ऑप्शन दिखाई दे दे कि यस ये थीटा की तरह काम करेगा, आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो पूछ रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर चाहिए, तो बिल्कुल नहीं चाहिए। रेडियस ऑफ सेक्टर चाहिए, रेडियस ऑफ सेक्टर हमको रेडियस तो पहले से पता है। आर्क का लेंथ यदि बोल रहा है कि आर्क का जो लेंथ है ये यदि दे दे, आर्क का लेंथ देने से हमको क्या फायदा होगा कि आर्क का लेंथ का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। एल का वैल्यू दे देगा तो हमको थीटा मिल जाएगा, थीटा मिल जाएगा तो हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, यानी कि एक ही ऑप्शन अपने लिए सफिशिएंट है, जो कि है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इसमें फिबोनाची एक नंबर लिखा है। ये नंबर ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको यदि थोड़ा सा हम लोग ध्यान दें, ये बेसिकली क्लास 11th का मैंने नंबर सिस्टम में ये यूज होता है। जैसे इसमें हम लोग क्या है कि 0 और 1 लिख लेते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 में एंड 1 को ऐड करेंगे तो 2, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3, यानी प्रीवियस दोनों को जोड़ करके अगले वाले में लिख देना है। 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 एंड 3 कितना हो जाएगा 8, 8 एंड 5 कितना हो जाएगा 30। इस तरह से ये नंबर जो बढ़ते चला जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फिबोनाची नंबर। अब इसमें बोल रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, मतलब कि शेडेड जो सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा। तो सेक्टर की बात करें तो ये पहले थीटा तो ये 90 डिग्री है, हमको चाहिए रेडियस, और रेडियस फाइंड आउट करने के लिए इसमें काउंट कर देंगे कितने नंबर ऑफ बॉक्स यहाँ पर यूज हो रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स यूज हो रहा है।
यानी कि क्वाड्रेंट है तो 1/90 इंटू पाई इंटू 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। ये 4 से कट जाएगा कितना 16 बार में, यानी 16 पाई जो हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लोग को ये फिबोनाची नंबर से बस ये पता करना था कि इसका रेडियस कैसे बढ़ रहा है, और इसका कोई खास यूज नहीं था। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या हमको इन्फॉर्मेशन दिया है इसके यदि थोड़ा सा देख लें तो इसमें कुछ पॉइंट पर चर्चा ये कर रहा है कि सोन बिलो द सॉलिड शेप सॉलिड मॉडल। ये सॉलिड मॉडल जो है, सॉलिड कहने का मीनिंग ये है कि इसका बेस भी सॉलिड है, ये तीनों सॉलिड है, और इसमें हमको एक बात कर रहा है सरफेस एरिया का। तो टॉप का सरफेस एरिया कितना होगा 2πr², क्योंकि हेमिस्फीयर है। बीच में सिलेंडर है तो इसका एरिया क्या होगा 2πrh। बिलो में एक सर्कुलर प्लेट है, क्योंकि एक सॉलिड था, सॉलिड में हमको इसका πr² यूज करना होगा, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 3πr² प्लस 2πrh। ये इसका हो जाएगा सरफेस एरिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं TSA। अब क्या इसमें लिख रहा है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड जो है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। बोला कि ये जो टोटल सरफेस एरिया है किसी और चीज के बराबर है, और वो किसके बराबर है एक स्फीयर के। तो स्फीयर में हमको एक चाहिए रेडियस, और उसका रेडियस क्या है ट्वाइस है, यानी रेडियस जो है इसका यदि रेडियस की बात करें तो इसका जो रेडियस जितना भी है उसका ये दुगना है, यानी कि इसका जो TSA सरफेस एरिया होगा और स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी 2πrh प्लस 3πr² इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना होता है 4πr², और r की जगह क्या लिखना है 2r का होल स्क्वायर, यानी 2πrh प्लस 3πr² इक्वल टू ये 4π तो ठीक है, 2 का स्क्वायर 4r² हो जाएगा, यानी 16πr² है। ये हो जाएगा 2πrh प्लस ये हो गया 3πr²। अब इसको हमको सॉल्व कर देना है, क्योंकि हमको पूछ रहा है इसका हाइट कितना होगा। 3πr² इधर लाके घटा देते हैं, 2πrh इक्वल टू 16 - 3 कर देंगे तो आ जाएगा 13πr²। ये r से एक r कट जाएगा तो बचेगा कितना 2, अच्छा पाई से पाई भी ये कट जाएगा तो 2h जो बचेगा यहाँ पर 2h इक्वल टू ये बच जाएगा 13, यानी h का वैल्यू आ जाएगा 13r, यानी 13r/2 हो गया, क्योंकि r² था तो एक r कटा, क्योंकि यहाँ r इंटू r था, एक r से एक r कटा है तो एक अभी भी बचा है, और एक पाई से पाई कटा हुआ था 2 अभी यहाँ बचा हुआ है, तो ये कट जाएगा 6.5r, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिखाई दे रहा है बी में। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या था कि एक सॉलिड शेप हमको दे दिया था, दूसरे के बारे में हमको दिया ही नहीं था, यानी उसके बारे में हमको खुद सोचना था कि एक ऐसा स्फीयर भी है, और दोनों के सरफेस एरिया को हमको कंपेयर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो थोड़ा सा आसान टाइप का है कि इसको हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, और जब भी सिंप्लीफाई करने का इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे सिंपल तरीका यही होता है कि उसको साइन कॉस में हम चेंज कर दें। कॉट को लिख दे लिया जाए तो cos थीटा डिवाइडेड ये साइन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा को 1/cos, यानी इसको 2 बार लिख देते हैं cos इंटू cos, जो 1/ये सेक कोसेक थीटा है तो ये किसका होता है साइन थीटा का, यहाँ लिख दिया साइन थीटा। अब इसमें जो कटने वाला है उसको कटा देते हैं, एक cos से एक cos कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, 1/cos बच रहा है, और 1/cos जो होता है ये सेक थीटा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर हमको दिया है ए में। नेक्स्ट की बात करें, इसमें दिया है कि मीडियन जो दिया हुआ है 55 दिया है। मीडियन 55 देने का सिंपल मीनिंग यही है कि जो टेबल दिया है और इसका मीडियन यदि हमसे पूछ रहा है या वैल्यू ऑफ x यदि पूछ रहा है तो पहले इसका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालने की ज़रूरत है, और मीडियन 55 देने का मीनिंग यही है कि 40 to 50 वाला जो ये टेबल है ये हो जाएगा अपना मीडियन क्लास। मीडियन क्लास होने का दूसरा मीनिंग ये यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं कि मीडियन क्लास यदि हमको मिल गया तो इसका हम लोग जैसे ये जो मीडियन क्लास हो गया ये एफ हो गया, ये अपना इधर सी एफ हो गया, एंड अगली बात करें कि ये लोअर वैल्यू अपना एल हो गया, और दोनों के बीच का जो गैप है 20 ये उसका एच का वैल्यू हो गया। अब सिंपली इन सभी को ला करके फार्मूला पर रख देना है। अब यहाँ जैसे ही हम लोग फार्मूला पे इसको पुट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा मीडियन का वैल्यू 55 n/2। अच्छा n/2 हम लोग कैसे निकालेंगे, सभी को ऐड जो करके लाए होंगे वैल्यू 16 + 6n जो आया है इसी में 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको आ जाएगा 8 + 3n, ये n का वैल्यू हो गया। सी एफ का वैल्यू हम लोग को डायरेक्टली पता होता है कि सी एफ का वैल्यू जो
मीडियन क्लास हम लोग लेते हैं, उसके एबव वाले वैल्यू को सी एफ बोलते हैं। सी एफ मिल गया, एफ मिल गया, एच मिल गया, एल मिल गया, सभी को ला करके फॉर्मूला पर जैसे ही अब हम लोग पुट करेंगे, तो पुट करते समय याद रखना है कि सी एफ की जगह हमको 4 + 2x रखना है, और इससे पहले माइनस का साइन भी होता है, तो माइनस के साथ इसको हम लोग ब्रैकेट में लगा करके रखेंगे, क्योंकि हम लोग को दोनों को सब्सट्रैक्ट करना होगा, यानी माइनस का साइन, तो -4 - 2x आएगा। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 4 से ये 5 बार में कट गया, 5 को न्यूमरेटर में, और ये जो x को क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से हम लोग कर देंगे। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमको x का वैल्यू आ जाएगा 2, और यही ऑप्शन में हमको दिया हुआ है x का वैल्यू 2। तो इसमें कंप्लीटली हमको मीडियन का जितना थ्योरी था टोटल पढ़ा दिया है एक ही क्वेश्चन में, एक जगह में मेन भी हमको पढ़ा, सॉरी मॉड भी दे दिया था। तो इस तरह से एमसीक्यू थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और क्वेश्चन को ट्विस्ट करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें क्या है, ये भी एक टाइप का हमको सिचुएशन में ही रखने की कोशिश किया है। जैसे बोल रहा है कि 3 रेड और 3 ब्लू है, 3 रेड बॉल हो गया और 3 ब्लू बॉल हो गया, तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो होगा, व्हाट इज द चांसेस ऑफ मेकिंग अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल। प्रोबेबिलिटी यदि रेड बॉल की बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, सॉरी ये 2 रेड बॉल था, तो 3 रेड था और 2 ब्लू बॉल था, तो यह जाएगा कितना 3/5। 3/5 का यदि कैलकुलेट करेंगे तो 3/5 का यदि कैलकुलेशन हम लोग करेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, 5 6 30। अब लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग कुड मेक द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड मार्बल ग्रेटर देन दी बिफोर, यानी 0.6 से बड़ा वैल्यू कब आएगा। आज प्रोबेबिलिटी रेड का ज़्यादा कब होगा, जब रेड बॉल की संख्या या तो बढ़ा दें या ब्लू बॉल की संख्या हम लोग घटा दें। तो पहला ऑप्शन में बोल रहा है कि रेड को बढ़ा दिया जाए, सेकंड बोल रहा है ब्लू को घटा दिया जाए, ये दोनों ही ऑप्शन सही है। थर्ड बोल रहा है कि रेड को बढ़ाइए और ब्लू को, दोनों को एक एक बढ़ा दें, यदि बढ़ा देंगे तो 3 था तो ये 4 हो जाएगा, 2 था तो ये 3 हो जाएगा। अभी रेड का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 4/7। अब इसको यदि डिवाइड करें तो 5 पॉइंट, ये लगभग आ जाएगा 0.5 के टर्म्स में आ गया, हमको इधर वैल्यू 0.6 था, नहीं थर्ड वाला ऑप्शन जो होगा गलत होगा, यानी 1 और 2 ही केवल कंडीशन जो होगा। अच्छा ये भी सही हो सकता था यदि रेड का संख्या तेजी से बढ़ता और ब्लू वाला स्लोली बढ़ता, तभी ये चांसेस हो सकता था। तो इसका हम लोग को सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, ऐसा डिफॉल्टली नहीं बोल सकते हैं कि दोनों को बढ़ाएंगे तो हमेशा घटेगा ही। रेड को तेजी से बढ़ाएं, नहीं रेड में अगर 10 रेड बॉल डाल दें और ब्लू का बॉल 2 या 3 ही डालेंगे तब भी वो बढ़ सकता था। तो वैसे कंडीशन में ऑल ऑफ दी एबव भी हो सकता था। नेक्स्ट 19 की बात करें कि बोल रहा है कि इसमें लिख रहा है कि 2 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल सही, ये सही स्टेटमेंट है। लेकिन स्क्वायर ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर लेट्स एक मान लेते हैं कि √2, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 प्राइम नंबर आ रहा है, सही है। √3 का यदि चेक कर देंगे तो भी ये सही है, √5 का चेक कर देंगे तब भी सही है। लेकिन यदि 10 का हम लोग करें तो √10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा और 10 का फैक्टर 2 × 5 आ जाएगा, ये तो कंपोजिट नंबर हो गया। बोल रहा है कि सारे इरेशनल नंबर का होल स्क्वायर करेंगे तो प्राइम आएगा। ये ऑप्शन और क्वेश्चन देने का इसका मकसद ये था कि पहले 2 4 5 आप ऑप्शन लगातार चेक करें, और ये √7 का भी चेक करते तो वही आता है। √6 का यहाँ ये गलत हो सकता था, √6 वाला, ये भी कंपोजिट, यानी 2 3 5 ये लगातार 3 ऑप्शन जो हम लोग चेक करते सबका स्क्वायर और प्राइम ही आ जाता है। इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया था कि आप पहले इसको एक लेवल तक आप चेक कीजिए, आपको जब समझ में आए कि नहीं यहाँ के बाद वो गलत होना शुरू हो रहा है तब, यानी एसर्शन इसका ट्रू है और रीजन इसका फॉल्स है। नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन है इसमें हमको क्या दिया हुआ है, ये इस मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन का ये लास्ट नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी हमको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने की ही कोशिश किया है। हालांकि ओरिजिन इज ओनली द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम 2 3 और -2 3, 2 3 और -2 3 का मिड पॉइंट की बात करें तो -2 और +2 0 आएगा, और -3 और +3 भी 0 आ जाएगा, यानी 0 0 इसका मिड पॉइंट है, या जो कि बोल सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस पर है। लेकिन क्या केवल एक ही पॉइंट इसका इक्वल डिस्टेंस होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यदि यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन इधर से ज्वाइन कर दें और इसको जहाँ से भी हम लोग ये पॉइंट ले हमेशा ये इक्वल डिस्टेंस ही रहेगा, जहाँ कहीं भी हम लोग ले। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत है। सेकंड की बात करें कि ओरिजिन इज द मिड पॉइंट, बिल्कुल ये मिड पॉइंट ही था, तो इसका एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। एसर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू, ये ऑप्शन नंबर हमको डी में दिखाई दिया। तो इस तरह से ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कशन किए
इन सभी क्वेश्चन का मेन कंक्लूजन एक ही पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि जितने भी क्वेश्चन है हर क्वेश्चन को इंटरलिंक कर रहा है, और लिंकिंग करने से क्वेश्चन क्या हो रहा है कि हमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान देना है कि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से किस तरह से लिंक करते हुए क्वेश्चन को हम लोग समझने की कोशिश करें, और लिंक किए हुए क्वेश्चन को थोड़ा सा हमको दिमाग लगाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे वर्ड को पिक करके और हम चैप्टर जो डिसाइड कर ले रहे हैं कि ये इसी चैप्टर का होगा, इससे भी बचना है, क्योंकि ये कभी ना कभी हमको किसी न किसी टर्म्स पर हमको रोक सकता है या हमको ट्रबल में डाल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बचना है। ये ओवरऑल था, बाकी भी आगे की सीरीज इस पर कंटिन्यू रहेगा। जब भी कोई डाउट्स हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।